जोहार साथियों, आज मैं हिंदी क्षेत्रों में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर कांग्रेस को हरा दिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों और रणनीतियों को जिस पर ये राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों के बीच नजर आई। नवंबर में जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए उनमें से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देश की 1/3 के लगभग 31% जनजातीय आबादी इन 3 राज्यों में रहती है, जहां अभी भाजपा ने कांग्रेस पर जीत हासिल की। द हिंदू की रिपोर्ट है कि 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 76 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 44 सीटें हासिल करने में सफल रही। आदिवासी समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए झारखंड के साथ बनाए गए छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा में एसटी उम्मीदवारों के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ के आबादी में 30.60% आदिवासी हैं, तो 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अधिकांश आदिवासी सीटें जीती थी और भाजपा को केवल 4 सीटें मिली। लेकिन इस बार बीजेपी ने 29 में से 17 सीटें जीत ली। 2003 में भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 33 आदिवासी सीटों में से 24 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। वह नए राज्य का पहला चुनाव था, लेकिन परिसीमन के बाद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें घटकर 29 हो गई। मध्य प्रदेश में आदिवासियों और अन्य जनजातीय समूहों की आबादी 21.1% है। 230 निर्वाचन क्षेत्रों में से 47 एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। 2018 में कांग्रेस ने उन 47 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। इस बार बाजी पलट गई और भाजपा 27 सीटें जीत गई। राजस्थान में एसटी समुदाय राज्य का 13.5% है। 2018 में राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 सीटों में से कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 9 सीटें जीती। द हिंदू की रिपोर्ट है कि इस बार भाजपा 2018 की तुलना में अपनी संख्या में 4 और एसटी सीटें जोड़ने में कामयाब रही। एक नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी वैकल्पिक राजनीति के साथ आदिवासी पहचान के बदलते विचारों के साथ राजस्थान में 3 सीटें, धरियावाद, आसपुर और चौरासी और मध्य प्रदेश के सैलाना में 1 सीट जीत ली। राहुल गांधी के भाषणों में आरएसएस द्वारा आदिवासियों को बनवासी कहने पर सवाल उठाया गया था और उन्होंने कहा था कि आदिवासी देश के मूल निवासी हैं, ना कि बनवासी। संघ की विचारधारा में आदिवासी शुरू से बनवासी ही बोले जाते रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट है कि सरगुजा और बस्तर दोनों बेल्टों में जहां अधिकांश एसटी सीटें हैं, कांग्रेस को भाजपा से हार मिली। बघेल प्रशासन का स्टैंड भी आदिवासियों के प्रति पहले भाजपा के स्टैंड के समान ही हो गई थी। इससे आदिवासी नाराज थे। दूसरा मुद्दा, ईसाई आदिवासी अपने खिलाफ बढ़ते हमलों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कांग्रेस से नाराज थे, जबकि भाजपा ने मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण को एक अभियान के मुद्दे के रूप में लिया, जिसे संघ से जुड़े आदिवासियों को सही लगा तो उनको सपोर्ट किया। आदिवासियों को ध्यान में रखकर और आदिवासियों का भाजपा के प्रति झुकाव सुनिश्चित करने के लिए इस बार द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी राष्ट्रपति दिया गया, तो 16वीं सदी की गोंडवाना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए जून में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा से लेकर इंदौर में एक रेलवे स्टेशन का नाम भील समुदाय के आदिवासी प्रतीक तंत्या भील के नाम पर रखने की कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो झारखंड के बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस बार के वोट पैटर्न से तो यही लगता है कि भाजपा का यह कदम काम कर गया। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी तो राजस्थान या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी जैसे आदिवासी मुद्दों के साथ गठबंधन बनाने में कांग्रेस विफल रही, जिसका फ़ायदा भाजपा ने उनके वोट आपस में बंटने का उठाया। और यही पैटर्न को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी भाजपा बरकरार रखना चाहेगी। जैसा कि द वायर ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट किया था कि भाजपा ने आदिवासी वोटों पर जोर देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव से 2 दिन पहले मोदी ने इस अवसर पर आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। यह घोषणा उस दिन हुई जिस दिन मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को
जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। एक हफ्ते पहले मोदी ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए बजट में 5 गुना वृद्धि की है। हालांकि यह वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में जो बजटीय आवंटन अब देखेंगे तो ये सामान्य वृद्धि थी, लेकिन उसे अपने ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने मार्केट किया। ये जो 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, ये देश के 12 करोड़ आदिवासियों के लिए नहीं, वरन पीवीटीजी यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए थी, जो जनसंख्या में बमुश्किल 27 लाख से थोड़े ही ज़्यादा हैं। और ये पीवीटीजी ग्रुप के आदिम जनजाति जंगल के निवासी होते हैं। वे या तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं या जंगल के उत्पाद और शिकार पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। जंगल का इकोसिस्टम को बनाए रखने के नियम का पालन करने वाले के रूप में उन्हें जाना जाता है। अब यदि उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप पाएंगे कि उनके लिए तो जंगल में उनके परिवेश में रहने की आज़ादी ही उनकी स्वतंत्रता है। जंगल का विकास ही उनका विकास है। लेकिन हालिया वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन बताते हैं कि अब जंगलों पर कॉरपोरेट को अधिकार दिया जाना है, और यह तभी होगा जब जंगल के लोगों को बाहर निकाला जाए। और केंद्र की इस योजना में इस बात की बू आ रही है कि 24,000 करोड़ की योजना से जंगल के इन मूल निवासियों या उनकी भाषा में वनवासियों को विकास के नाम पर जंगल से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि जंगल पर कब्जा किया जा सके। अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा वह तो समय बताएगा। लेकिन इस घोषणा से आदिवासी वोटरों को संदेश गया कि आदिवासियों के लिए इतना पैसा आएगा तो फ़ायदा होगा, और कांग्रेस ने इस घोषणा का जवाब नहीं ढूंढा, ना ही आदिवासी पार्टियों ने ही इसका जवाब देना मुनासिब समझा। नतीजा रिजल्ट के रूप में आपके सामने है। आदिवासियों का दिल जीतने के लिए इन विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी ने आदिवासी वोटों को आकर्षित करने का नेतृत्व पीएम मोदी के नेतृत्व में किया गया था, और यह 3 प्रमुख मुद्दों पर आधारित था। पहला, प्रतिनिधित्व। इसके तहत पहले आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी नेताओं अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह कुलस्ते आदि को मंत्रिमंडल में जगह देकर स्पष्ट संदेश दिया गया। दूसरा, धर्मांतरण का मुकाबला करने के लिए जनजातीय संस्कृति को बनाए रखने पर जोर दिया गया। इसमें जनजातियों का ईसाईकरण को मुद्दा बनाया गया और आदिवासियों के हिंदूकरण को समर्थन। इसी के तहत डीलिस्टिंग की कार्य योजना पर काम शुरू हुआ, जिसे 2024 के लोकसभा में मुद्दा बनाए जाने के आसार हैं। तीसरा, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्षों को मान्यता देने के केंद्र सरकार के प्रयासों पर जोर देकर एक राष्ट्रवादी जनजातीय पहचान के निर्माण की भूमिका तैयार की गई। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस, रानी दुर्गावती गौरव यात्रा और तंतिया भील के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखना आदि इसी कार्य योजना के हिस्से थे। इसका असर भी आदिवासी वोटरों पर पड़ा। इस नतीजे से तो यह कहा जा सकता है, हाँ, 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करना इस चुनाव के मद्देनज़र अंतिम हथियार था, और निशाने पर लगा भी। नतीजों से तो ऐसा कहा जा सकता है। कांग्रेस आदिवासी बनवासी नहीं है, देश के मूल निवासी हैं तो बोल रही थी, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं ला रही थी। सिर्फ बोली से आदिवासियों के सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश असफल हुई। हालांकि पेशा रूल, फॉरेस्ट राइट एक्ट, नियमगिरी जजमेंट में कांग्रेस की भूमिका आदि को नहीं भुना पाई। आदिवासी सेंटिमेंट को प्रभावित करने के लिए आदिवासी पार्टियों को भी भाजपा द्वारा ही पोषित किया गया, ऐसा माना गया, और कांग्रेस के इन स्थानीय पार्टी आदि से तालमेल नहीं बिठा पाने से भाजपा का काम ही आसान हुआ। हालांकि इस रणनीति से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 29 एसटी सीटों में से 17 सीटें जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 47 एसटी सीटों में से 27 सीटें जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ हद तक राजस्थान में भी आदिवासियों को लुभाने में सफल रहा। लेकिन इसी रणनीति को तेलंगाना में बहुत कम या कोई समर्थन नहीं मिला, जहां 12 एसटी सीटों में से 9 कांग्रेस ने जीती तो बाकी बीआरएस ने जीत ली। छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिनिधित्व के मुद्दे के रूप में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता, जो स्वयं एक आदिवासी हैं, को मैदान में उतारने का भाजपा का निर्णय भी सफल रहा। छत्तीसगढ़ में एक तरफ कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के चक्कर में आदिवासी मतदाताओं को ही अलग थलग कर दिया।
एसटी और ओबीसी के बीच स्पष्ट संदेश नहीं होने से ओबीसी मतदाताओं को कांग्रेस एकजुट नहीं कर सकी, जिस कारण ओबीसी समुदाय भाजपा की ओर चला गया। मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़िया पहचान का ढोल पीटते रहे, लेकिन सरगुजा पहचान या आदिवासी लोगों की बस्तरिया पहचान को गौन किया गया, जबकि भाजपा आदिवासी गौरव को स्थापित करने की कोशिश को समझाने में सफल रही। सरगुजा और बस्तर दोनों बेल्टों में जहां छत्तीसगढ़ की अधिकांश एसटी सीटें हैं, कांग्रेस को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा। सरगुजा में लगभग सभी एसटी सीटें हार गई और बस्तर क्षेत्र में 4 को छोड़कर सभी सीटें हार गई। नारायणपुर यानी कि बस्तर जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में ईसाई आदिवासी अपने खिलाफ बढ़ते हमलों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कांग्रेस से नाराज थे, जबकि भाजपा ने मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण को एक अभियान के रूप में उल्लेखित करने का मुद्दा उठाया था। इसी तरह भाजपा ने इस चुनाव में मध्य प्रदेश में कम से कम 19 एसटी सीटें जोड़ दी। साथ ही महाकौशल और मालवा निमाड़ क्षेत्रों में आदिवासी सीटों का एक बड़ा हिस्सा जैसे घोड़ा डोंगरी, भैंसदेही, मंडला, अलीराजपुर आदि कांग्रेस से बीजेपी को स्थानांतरित हो गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासियों का हिंदूकरण एक अन्य कारक है, जिसने आदिवासी वोटों को भाजपा की ओर हस्तांतरित करने में योगदान दिया। संघ परिवार के बनवासी कल्याण आश्रम के नेताओं ने आदिवासियों को हिंदू धर्म में लाने के आदिवासी समुदायों के बीच जमीनी प्रयासों का श्रेय खुद को दिया। कांग्रेस की आदिवासी और बनवासी के बीच शब्दार्थ संबंधी बयानबाजी स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थी। राहुल गांधी जैसा नेता का सरगुजा में आदिवासियों से उनकी जमीनों को खनन हितों से बचाने का वादा भी वोट पैटर्न को प्रभावित नहीं किया। संघ की उपस्थिति ने उस क्षेत्र में ऐसी आवाज़ को मुद्दा नहीं बनने दिया और चुनाव से पहले के महीनों में मध्य प्रदेश के सिद्दी में एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने जैसी घटनाएं सामने आने के बावजूद कांग्रेस आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार को मुद्दा बनाने में विफल रही। खासकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस मामले में पीड़ित के पैर धोने के संकेत के बाद और बाद में उनकी सरकार द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाने का निर्णय से आरोप धुल से गए, ऐसा नैरेटिव बनाया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और हमारा राज पार्टी, जो सर्व आदिवासी समाज द्वारा गठित एक संगठन आदिवासी समूहों का एक समन्वय, ने भी कई एसटी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस की संभावनाओं को प्रभावित किया। जैसे जैसे इस साल राज्य विधानसभा चुनाव नज़दीक आए, भाजपा के स्टार प्रचारकों ने राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बस्तर क्षेत्र में पार्टी की रैलियों को संबोधित किया, जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदिवासी बहुल जसपुर में पार्टी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पार्टी की पहली परिवर्तन यात्रा आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले से निकाली गई। भाजपा ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को, जो मुख्य रूप से आदिवासी हैं, को 4500 रुपये तक वार्षिक बोनस के साथ 5500 रुपये प्रति मानक बोरा पर तेंदुपत्ता खरीदने का वादा किया था। कांग्रेस ने भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपये की वार्षिक बोनस के साथ 6000 रुपये प्रति मानक बोरा देने का समान वादा किया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लघु वन उपज की खरीद पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये अतिरिक्त देने का भी वादा किया गया। कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 63 कर दी, लेकिन इसके बावजूद वह आदिवासियों का समर्थन नहीं जीत सकी। ये तो रहा 4 राज्यों में आदिवासी वोटरों की स्थिति जो रिजल्ट के रूप में आई। आगे क्या करना है और अपने मुद्दों पर आधारित दबाव कैसे बनाया जाए, देश के आदिवासियों को सोचने की ज़रूरत है। और हाँ, हम आप सभी आदिवासी सिर्फ एक वोटर मात्र रह गए हैं, जिसे 5 साल में सिर्फ चुनाव के दौरान याद किया जाता है। बाकी आप समझदार हैं। सबों को जोहार, धन्यवाद।